गरीब मायके की संस्कारी बेटी ने अमीर ससुराल में बदले अपने रूप। सुबह सुबह का समय है। कायरा रोज की तरह आज भी मंदिर में पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर वो सब गरीबों को प्रसाद देती है। तभी एक औरत कहती है, जीती रहो बिटिया, तुम कितनी संस्कारी और कितनी गुणी हो। हम जैसे भिखारियों का भी तुम कितना सम्मान करती हो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। गरीब और अमीर कोई मायने नहीं रखता। भगवान की नजरों में तो सब बराबर हैं। फिर भला हम ऐसा भेद क्यों रखें? और ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर कायरा आगे बढ़ती है। अपने घर की तरफ बढ़ते हुए कायरा को दिनेश और ममता देखते हैं। कायरा तुरंत ही उनके पांव छूती है और कहती है, कैसे हैं चाचा और चाची, आप कैसी हैं? जीते रहो बेटिया, हम तो अच्छे हैं। आज सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, अब तो दिन अच्छा ही जाएगा। दिनेश चाचा, आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपका बड़प्पन है। बातें करते करते कायरा आगे बढ़ती है। रास्ते में जितने लोग मिलते हैं कायरा सभी को प्रणाम और नमस्ते करती है। कुछ बड़ों के पैर भी छूती है और प्रसाद भी देती है। बच्चों से वो बहुत प्रेम से मिलती है। इसी तरह कायरा अपने मिट्टी के घर में पहुंच जाती है। घर जाकर कायरा सभी को प्रसाद देती है। तब उसकी माँ कहती है, आ गई बिटिया तू मंदिर से, नाश्ता बन गया है। तू अपने पिताजी और अपने भाई के साथ बैठ जा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अरे माँ, कितनी बार आपको समझाया है कि आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर से आकर मैं सारा काम कर लेती हूँ। चलो अब हटो, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। बेटी हो तो हमारी कायरा जैसी, हमें अपनी कायरा पर गर्व है। ऐसे ही थोड़ा पूरा गांव कायरा के बारे में चर्चा करता है। पिताजी, सारा गांव हमारी कायरा की तारीफ करता है। बस अब मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है, अब तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम उसकी शादी कर दें। वैसे बेटा देखा जाए तो तू बड़ा है और तेरी शादी पहले होनी चाहिए। नहीं माँ, बड़ा होने से क्या होता है, जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। मैं अपनी बहन की शादी पहले करूंगा और उसके बाद अपनी करूंगा। अभी मिहिर ऐसा ही कह रहा था कि पड़ोस की गंगा उनके घर आती है और कहती है, अरे कमला, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ गंगा बहन, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो मिहिर के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की के पिता सरकारी नौकरी में है। लड़की भी देखने में बहुत सुंदर है। तुम कहो तो उसकी बात चला दूं? अरे नहीं गंगा चाची, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। पहले मैं कायरा की शादी करूंगा, उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। मिहिर ऐसा कहता ही है कि तभी कायरा गंगा के लिए पानी और चाय ले आती है और पहले पानी और चाय देती है और कहती है, गंगा चाची, बहुत दिनों बाद आई हो आप। ऐसे ही आया जाया करो, अच्छा लगता है। ऐसा कहकर कायरा फिर वापस जाकर अपने काम में लग जाती है। तब गंगा कहती है, कमला, कितनी अच्छी परवरिश की है तूने कायरा बेटी की। गांव में कोई भी पूछ ले कि कायरा बिटिया कौन है तो हर कोई बताएगा। इतनी संस्कारी है हमारी कायरा बिटिया। जिस घर में ये जाएगी वहाँ खुशियों के फूल ही फूल खिल जाएंगे और अपने संस्कारों की महक चारों तरफ बिखेर देगी। गंगा कायरा की बहुत तारीफ करती है, जिसे सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह कायरा अपने पिता के ठेले में सब्जियां जमाती है और कहती है, पिताजी, मैंने ठेले पर खाना रख दिया है, समय पर खा लेना और अपना ध्यान रखना। ज्यादा आगे सब्जी बेचने मत जाना। हाँ बेटा, मैं तेरी बातों का ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि तुझे हमारी बहुत चिंता रहती है। ऐसा कहकर शोभित सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। फिर कायरा अंदर आती है और मिहिर की शर्ट प्रेस करके देती है और उसका टिफिन देती है। मिहिर भी फैक्ट्री में काम के लिए चला जाता है। उसके बाद कायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, पड़ोसन कमला चाची कब से आपको अपने घर पर बुला रही हैं। आप वहाँ बैठने चली जाओ, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। तेरे रहते हुए तो मुझे घर की कोई चिंता ही नहीं रहती बेटा। तूने इस घर को इतनी अच्छी तरह संभाल रखा है। ठीक है बेटा, तो मैं पड़ोसन के घर बैठ कर आती हूँ। ऐसा कहकर कमला पड़ोस में बैठने चली जाती है। वहीं कायरा चूल्हे के आसपास सफाई करती है, वहां मिट्टी से लीपती है। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाती है और घर के सारे कपड़े धोकर बाहर फैलाने ले जाती है। जहां एक तरफ कायरा अपने परिवार में गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ शिवानी करोड़पति होने के बाद भी खुश नहीं थी। सिंघानिया हाउस में उससे बिल्कुल उल्टा था। शिवानी अपनी बहू सीमा से कहती है, सीमा बहू, आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम दोनों मिलकर उनके खाने की तैयारी देख लेना। सॉरी माँ जी, लेकिन घर में इतने सारे स्टाफ हैं, वे खाना बना ही लेंगे। ये नौकरों वाले काम मुझसे नहीं हो सकते। तो कुमकुम बहू, तुम ही रसोई संभाल लेना। माँ जी, आज मेरी किटी पार्टी है। मैं अपनी किटी पार्टी किसी भी मेहमान के लिए नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। बेचारी शिवानी बहुत उदास हो जाती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हैं जी,
हमारी बहुओं को ना तो अपनी सास के सम्मान का ख्याल है और ना ही घर की कोई परवाह है। कई बार तो मुझे लगता है कि इतने बड़े घर की बेटियों को बहू बनाकर मैंने गलती कर दी। इससे अच्छे तो गरीब होते हैं, कम से कम संस्कारी तो होते हैं। शिवानी, अब जो हो गया है सो हो गया, उस पर इतना पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें तो अब अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता करनी चाहिए। हो सकता है ही छोटी बहू से ही तुम्हें सास होने का सुख मिल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीमा अपने नौकर इंदू से कहती है, नंदू, जरा मुझे 1 कप कॉफी मेरे रूम में लाकर दे देना। जी मालकिन, अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर नंदू रसोई में जाता है और 1 कप कॉफी बनाकर सीमा के कमरे में ले जाता है और कहता है, जी मालकिन, ये रही आपकी कॉफी। सीमा मोबाइल चलाते हुए कॉफी को पकड़ती है, लेकिन कॉफी छूटकर उसके कपड़ों पर गिर जाती है। सीमा गुस्से में उठकर खड़ी होती है और नंदू को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, बदतमीज नौकर, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि कॉफी कैसे देते हैं? मेरे कपड़े खराब कर दिए। आवाज सुनकर शिवानी और मुकेश दौड़कर वहां आते हैं तो शिवानी कहती है, सीमा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पिता की उम्र के आदमी पर हाथ उठाते हुए? माँ जी, उसे शर्म नहीं आई मेरे इतने महंगे कपड़े खराब करते हुए, तो मुझे क्यों शर्म आए उसे थप्पड़ मारते हुए? और वैसे भी वो मेरे बाप की उम्र का है तो क्या हो गया, मेरे घर का नौकर ही है। आप मुझे ये उल्टे सीधे ज्ञान देना बंद कीजिए। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है। तभी पीछे से राजेश और अरविंद भी आ जाते हैं। शिवानी उन दोनों से कहती है, हमारी दोनों बहू को कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। उनकी नजर में किसी की भी इज्जत नहीं है। माँ, अब छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। नंदू चाचा, आप टूटा हुआ कप उठा लीजिए और काम पर लग जाइए। बेचारा नंदू कप उठाकर चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन शिवानी को यह बात बहुत बुरी लगती है। रात हो जाती है। तब शिवानी सर्वेंट कॉटेज में नंदू के पास जाती है और कहती है, भैया, मैं अपनी बहू की बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं मालकिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ मालकिन, आप बहुत संस्कारी हैं। मैं आपको सालों से देख रहा हूँ। काश आपके संस्कार आपकी बहुओं में भी होते। भैया, मेरी दोनों बहुओं में तो किसी तरह के संस्कार नहीं है, लेकिन अब मैं जो तीसरी बहू लाऊंगी, भले ही वो गरीब हो, लेकिन एक संस्कारी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। मालकिन, एक ऐसी लड़की को मैं भी जानता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, बताओ कौन है वो? मेरे ही गांव की है। हैसियत में तो वो लोग आपके बराबर नहीं है, लेकिन संस्कार उसके बहुत ऊंचे हैं। पूरे गांव में उसके संस्कारों की चर्चा होती है। कायरा नाम है उसका। आप कहें तो मैं छोटे मालिक के लिए उससे आपकी शादी की बात चलाऊं। हाँ हाँ नंदू भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो बात चलाओ। अगले दिन नंदू कायरा के घर जाता है और सारी बातें बताते हुए कहता है, अरे बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। हमारी कायरा बिटिया का इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। छोटे मालिक भी बहुत बिल्कुल चांद की तरह है। कायरा बिटिया की उनके साथ जोड़ी खूब जमेगी। नंदू भैया, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी बेटी के लिए कोई गलत रिश्ता नहीं बताएंगे। हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ समझिए। नंदू घर जाकर शिवानी को सारी बातें बताता है। शिवानी भी अपने घर में सभी लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात करती है। सारी बातें सुनकर कुमकुम कहती है, माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है। अब क्या हम इतने छोटे घर में रिश्ता करेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? किस इज्जत की बात कर रही हो भाभी आप? हाँ, माँ को तो आप दोनों बहुओं से कभी कोई सुख मिला ही नहीं। ऐसी इज्जत का क्या फायदा? और अगर फैसला करना ही है तो कोई लड़की पसंद की है या नहीं, ये भास्कर खुद तय करेगा, हम में से कोई नहीं। आप सही कह रहे हैं अरविंद भैया। बहुत तोल लिया हमने इंसानों को पैसों में, अब बारी है इंसानों को संस्कारों में तोलने की। हम उस लड़की को देखने जरूर जाएंगे। अगर वो हम सबको अच्छी लगी तो मुझे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन शिवानी अपने पूरे परिवार के साथ कायरा के घर जाती है। कायरा सभी को बहुत पसंद आती है। अब शिवानी शगुन के तौर पर उसे हीरे की अंगूठी, सोने का हार, महंगे कपड़े और कीमती मिठाइयां भी देती है। शादी की तारीख तय करके सभी लोग वापस आ जाते हैं। अगले दिन कायरा अपनी सहेलियों से अपने ससुराल के बारे में बताते हुए कहती है, देख रही हो तुम लोग, ये जो मैंने हार पहना है मेरे ससुराल से आया है। ये पूरा सोने का है और ये रिंग डायमंड की है। इसके साथ महंगे कपड़े और मिठाइयाँ भी आई हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले लोग हैं। कायरा, हमें बहुत खुशी है कि तू इतने बड़े घर में जा रही है। भगवान करे अब तेरे सारे दुख दूर हो जाएं। वैसे कायरा, तू शादी के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगी? अरे नहीं नहीं, अपने दोस्तों को भला कोई भूलता है? मैं भी तुम लोगों से मिलने आऊंगी और तुम लोग भी मेरे ससुराल मुझसे मिलने जरूर आना।
कायरा के परिवार वालों के साथ उसकी सहेलियां भी उसके रिश्ते से बहुत खुश थी। समय जल्दी जल्दी बीतता है और कायरा की शादी भास्कर के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है। दुल्हन बनकर वो अपने ससुराल आ जाती है। कायरा की सास उसकी आरती उतारते हुए कहती है, आओ आओ बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर कदम रखो। अब कायरा कलश गिराकर घर के अंदर कदम रखती है और घूंघट उठाकर अपना बड़ा सा घर देखती है और मन ही मन में सोचती है, कितना बड़ा और कितना सुंदर घर है मेरा। सचमुच मेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। क्या सोच रही हैं देवरानी जी? यही ना कि ये घर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब तो ये आपका ससुराल है। कायरा अपनी जेठानी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर वो अपने ससुराल में सभी को महंगे कपड़े और गहने पहने हुए देखकर मन ही मन में सोचती है, इनके कपड़े और कीमती गहने भी कितने अच्छे लग रहे हैं। यकीन नहीं आता कि मैं इतने बड़े घर की बहू बन गई हूँ। अब तो मुझे भी अमीरों वाली जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मुझे याद है कि मैं मंदिर में भगवान से अक्सर प्रार्थना करती थी, हे भगवान, क्या मैं हमेशा गरीब रहूंगी? क्या मुझे अमीरों वाला जीवन कभी नहीं मिलेगा? भगवान, कुछ भी करके मुझे भी अमीर बना दो। सच ही कहते हैं लोग कि भगवान देर से ही सही लेकिन सुनते जरूर हैं। बहू, रात काफी हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए और तुम सब भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कायरा भी अपने कमरे में जाकर भास्कर से ढेर सारी बातें करती है। अगली सुबह कायरा जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करती है और अपनी सास ससुर को प्रसाद देती है। फिर प्रसाद रखकर वो उनके पैर छूती है और कहती है, माँ जी, पिताजी, आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैं चूल्हे की पूजा करके सभी के लिए मीठा बना लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाकर सबके लिए मीठा बना लो। अब कायरा मीठा बनाने के लिए रसोई की तरफ चली जाती है। तब शिवानी मुकेश से कहती है, देख रहे हैं आप, हमारी बहू सचमुच बहुत संस्कारी है। जैसे नंदू भैया ने बताया था बिल्कुल वैसी ही है ये। हाँ शिवानी, तुम सच कह रही हो। बहू तो सचमुच में बहुत अच्छी है। शायद इसे देखकर हमारी दोनों बहुएं भी बदल जाए। कायरा रसोई में जाकर हलवा बनाने की तैयारी करती है। तभी रसोईया शीला वहां आती है और कहती है, अरे छोटी मालकिन, आप क्यों कष्ट करती हैं? लाइए मैं हलवा बना देती हूँ, आप बस चम्मच चला देना, ऐसे रस्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे हलवा बनाना आता है, मैं बना लूंगी। वैसे भी अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। शीला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कायरा सभी के लिए हलवा बनाती है। तब तक सभी लोग सोकर उठ चुके होते हैं। कायरा अपना सिर ढककर सभी के सामने जाती है और सबको हलवा देती है। सभी लोग हलवा खाकर कायरा की तारीफ करते हैं। तब भास्कर कहता है, कायरा, तुमने सचमुच बहुत अच्छा हलवा बनाया है। वैसे सच कहूं तो बहुत दिनों बाद हमें घर की बहू के हाथों का कुछ खाने को मिला है। वरना तो इस घर में सिर्फ रसोईया ही खाना बनाते हैं। राजेश की बात सुनकर कुमकुम और सीमा का मुंह बन जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। कायरा अपने ससुराल में काफी घुल मिल जाती है। वो कभी अपनी सास का ख्याल रखती है, तो कभी अपने ससुर को समय पर दवाइयां देती है, तो कभी अपनी ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। ऐसे कायरा की शादी को 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सीमा की कुछ सहेलियां घर आती हैं। सीमा शीलाबाई को बुलाकर कहती है, शीलाबाई, हम सबके लिए कुछ अच्छा नाश्ता बना कर ले आओ, और याद रहे नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। जी छोटी मालकिन। अब शीला रसोई में जाती है और बहुत परेशान होकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी कायरा वहां आती है और कहती है, क्या बात है शीला दीदी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। हाँ छोटी बहू, दरअसल सीमा जी की सहेलियां आई हैं और उन्होंने मुझसे अच्छा नाश्ता बनाने को कहा है। मुझे डर लग रहा है कि अगर नाश्ता बिगड़ गया तो पिछली बार की तरह कहीं वो नाश्ता उठाकर मेरे मुंह पर ही ना फेंक दें। अरे शीला दीदी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइए नाश्ता मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर कायरा ब्रेड और सॉस निकालकर शीला की मदद से सैंडविच बनाती है और आलू के पकौड़े तलती है। फिर नाश्ता हॉल में लेकर आती है। पीछे से सीमा कॉफी लेकर आती है। नाश्ता रखते हुए कायरा सीमा से कहती है, जेठानी जी, ये रहा आपका नाश्ता, आप लोग खा लीजिए। यार सीमा, तेरे घर की नौकरानी तो बड़ी सुंदर है, क्या नाम है इसका? अरे ये घर की नौकरानी नहीं है, मेरी देवरानी है। हाँ, लेकिन ना तो नौकरों से काम लेना जानती है, ना कपड़े पहनने का तरीका है, ना ही कोई स्टैंडर्ड। हमेशा चोटी बनाकर रखती है और पूरे दिन रसोई में ही लगी रहती है। गरीब घर से आई है ना, इसीलिए खुद को बदलना नहीं चाहती। ऐसा कहकर सीमा अपनी सहेलियों के साथ कायरा का बहुत मजाक उड़ाती है। ये बात कायरा को बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आती है और आंखों में आंसू लिए मन ही मन में सोचती है, जेठानी जी ने आज मेरी कितनी बेइज्जती की। वो सही कह रही हैं। अब मैं अमीर घर की बहू बन गई हूँ, मुझे अपनी चाल ढाल और रहन सहन में बदलाव लाना होगा।
वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी शिवानी वहां आती है और कहती है, बहू, आज तुम रसोई में जाकर हम सबके लिए अपने हाथों से खाना बना दो। तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारे हाथ की आलू छोले की सब्जी और पूरी बहुत पसंद है। जी माँ जी। अब कायरा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो पहले सब्जियां काट कर आलू छोले की सब्जी बनाती है, उसके बाद पूड़ी के लिए आटा गूंथती है और पूड़ी बेलती है। तभी राजेश रसोई में आता है और कहता है, कायरा, जरा मेरे लिए अपने हाथों से 1 कप कॉफी बना देना। तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो, इसलिए तुम ही बनाना। जी जेठ जी। अब कायरा कॉफी बनाती है और हॉल में आकर राजेश को कॉफी देती है। तभी अरविंद कहता है, कायरा, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम उन सभी के लिए गाजर का हलवा बना देना। जी जेठ जी। ऐसा कहकर कायरा रसोई में आ जाती है और काम करते हुए मन ही मन में सोचती है, क्या फायदा मेरे अमीर घर में शादी करने का। सभी लोग मुझे इस घर का नौकर समझते हैं। शायद मुझे ही अपने आप को बदलना होगा और अपनी जेठानियों की तरह बनना होगा। अगले दिन सुबह कायरा भास्कर से कहती है, सुनिए जी, मुझे पार्लर जाना है, आप मुझे पार्लर ले चलिए। अरे कायरा, तुम्हें भी पार्लर जाने का शौक है? मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तुम रेडी रहना, मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें शहर के सबसे बड़े पार्लर में ले चलूंगा। शाम को कायरा भास्कर के साथ मार्केट जाती है और अपने लिए कुछ कपड़े, मेकअप, परफ्यूम और ज्वेलरी खरीदती है। फिर वो पार्लर जाकर एक महंगा फेशियल लेती है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती है और बालों की स्ट्रेटनिंग करवाती है। इसके बाद वो ऑफ शोल्डर गाउन पहन कर आती है तो भास्कर उसे देखकर कहता है, वाह कायरा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, बिल्कुल शहर की स्मार्ट लेडी लग रही हो तुम। और नहीं तो क्या, अब मैं शहर में रहने लगी हूँ तो मुझे भी अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। बस इसीलिए मैंने आज अपना लुक बदल लिया। फिर भास्कर और कायरा दोनों घर आते हैं। घर में सभी लोग कायरा को देखकर चौंक जाते हैं। कुमकुम कायरा को देखकर कहती है, अरे वाह देवरानी जी, हाँ आप तो पूरी की पूरी बदल गई। देवरानी जी को अब हमें देखकर हमारी तरह बनने का शौक आ रहा होगा। हाँ जेठानी जी, तो इसमें गलत ही क्या है। आपकी तरह अब मैं भी इस घर की ही बहू हूँ और मुझे भी आप लोगों की तरह ही रहने का पूरा अधिकार है। ऐसा कहकर कायरा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शिवानी अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज मिस्टर शर्मा के यहाँ उनकी बेटी की शादी है और हम सबको शाम को वहाँ चलना है, तो तुम तीनों तैयार हो जाना। जी माँ जी, जरूर। शाम को कायरा रेड कलर का फिश कट गाउन पहनकर हाई हील्स में बालों को कर्ल करके रेडी होकर बाहर आती है। उसे देखकर उसकी जेठानियां हैरान रह जाती हैं और शिवानी उसे देखकर मनी मन सोचती है, कायरा बहू तो इतनी संस्कारी थी, हमेशा सिर पर दुपट्टा लेकर रखती थी, लेकिन अब वो भी मेरी दोनों बहुओं के रंग में रंग गई है। इसके बाद सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जाकर कायरा ढेर सारी रील्स बनाती है और सिर्फ अपने आप में ही खोई रहती है। ये देखकर शिवानी को काफी बुरा लगता है। अब तो कायरा रोज ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने लगी थी। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन कायरा की माँ का फोन आता है और वो कहती है, कायरा बेटी, कैसी है तू? बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई तो सोचा तुझे फोन लगा लूं। तेरे पिताजी भी कह रहे थे कि तू तो हमें भूल ही गई। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बेटा हम तो अच्छे हैं, लेकिन तेरे भैया और तेरे पिताजी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि तू हम सबसे मिलने आ जाती तो अच्छा रहता। माँ, आपको तो पता है कि गांव की गलियां कितनी पतली होती हैं और हमारी इतनी बड़ी कार वहां अंदर नहीं आ पाती। फिर गांव में इतनी धूल मिट्टी होती है जिससे मेरे महंगे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अगर कुछ खास काम हो तो बताना। नहीं नहीं बेटा, हमें तुमसे कोई खास काम नहीं है। अच्छा, मैं रखती हूँ। ऐसा कहकर कमला फोन रख देती है। शिवानी भी कायरा की सारी बातें सुन रही होती है। वो कायरा से कहती है, कायरा बहू, तुम्हें अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ उनसे मिलाओ। माँ जी, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ और आज तो मुझे भास्कर के साथ कैंडल लाइट डिनर पर भी जाना है। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं माँ पिताजी से मिल लूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। तब शिवानी मनी मन में सोचती है, अपनी शादी के बाद कायरा को कितना घमंड आ गया है। वो अपने माता पिता से भी नहीं मिलना चाहती है। ऐसी समय बीतता रहता है। एक दिन कमला फिर से कायरा को फोन करती है और कहती है, कायरा बेटा, तुझे पता चला या नहीं कि निकिता की शादी तय हो गई है? अगले महीने उसकी शादी है। नहीं माँ, मेरी निकिता से कोई बात नहीं होती। आप बता रही हो तभी मुझे पता चल रहा है। हाँ बेटा, अब तू बड़े घर की बहू है तो बहुत व्यस्त रहती है, शायद इसीलिए तुझे पता नहीं होगा। मैं तो कह रही थी कि तू इसी बहाने समय निकाल कर घर आ जा और उससे भी मिल लेना। वो तुझे बहुत याद कर रही थी। माँ, वैसे तो मैं अगले कुछ दिनों बहुत बिजी हूँ। वैसे भी छोटी मोटी शादियों में मेरा जाना ठीक नहीं लगता। अब वो हमारे स्टैंडर्ड की होती तो कोई और बात होती। ये तो क्या कह रही है बेटा? वो तेरी बचपन की सहेली है। भला कोई अपनी बचपन की सहेली के बारे में ऐसा सोचता है?
अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, मुझे कुछ काम याद आ गया है। बहाना बनाकर कायरा फोन काट देती है। एक दिन निकिता अपनी शादी का कार्ड लेकर कायरा के ससुराल आती है। वॉचमैन को देखकर निकिता उससे कहती है, सुनिए भैया, यहाँ कायरा रहती है ना? अरे मैडम, थोड़ा तमीज से नाम लीजिए, छोटी मालकिन कहिए। भैया, छोटी मालकिन होंगी आपके लिए, मेरे लिए तो मेरी बचपन की सहेली है, मुझे उससे मिलना है, मैं उसे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। मैडम, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से पूछ लेता हूँ, अगर वो कहेंगे तो आपको अंदर भेज दूंगा। ठीक है, तुम अंदर जाकर उन्हें बता दो कि निकिता उनसे मिलने आई है, अपनी शादी का कार्ड देने आई है। वॉचमैन अंदर जाता है और कायरा की सारी बातें बताता है और कहता है, छोटी मालकिन, क्या उसे अंदर बुला दूं? नहीं, उसे बिल्कुल भी अंदर मत आने देना, कह देना कि अभी कायरा घर पर नहीं है। वॉचमैन वापस आता है और निकिता से कहता है, मैडम, छोटी मालकिन किसी काम में बिजी है, वो घर पर नहीं है, आप कार्ड मुझे दे दीजिए। मैं समझ गई हूँ, अब कायरा अमीर हो गई है, इसीलिए अपनी बचपन की गरीब सहेली से मिलना नहीं चाहती। ठीक है भैया, ये कार्ड और ये मिठाई उसे दे देना, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निकिता उदास होकर वापस अपने गांव लौट जाती है। इधर वॉचमैन अंदर जाता है और शिवानी से कहता है, माँ जी, ये कार्ड और मिठाइयाँ छोटी मालकिन को दे दीजिएगा। ये किसने दिया है? अब वॉचमैन शिवानी का सारी बातें बताता है। ये सुनकर शिवानी कहती है, ठीक है, तुम रख दो, मैं ये कार्ड और मिठाई उन्हें दे दूंगी। वॉचमैन के जाने के बाद शिवानी आवाज देकर कायरा को बुलाती है और मिठाई और कार्ड देते हुए कहती है, कायरा, तुम्हारी सहेली ने कार्ड और मिठाई दी है। कायरा तुरंत शीलाबाई को बुलाती है और मिठाई उसे दे देती है। शीलाबाई मिठाई लेकर चली जाती है। तब शिवानी कहती है, कायरा, तुमने ये मिठाई नौकरों में क्यों बांट दी? माँ जी, वो गरीब है और मैं गरीबों के हाथ का दिया हुआ कुछ नहीं खाती। वो तुम्हारी बचपन की सहेली थी कायरा, तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे घर के अंदर बुलाना चाहिए था। घर में होते हुए भी तुमने उससे मिलने से मना कर दिया, ऐसा क्यों? माँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे गरीबों से रिश्ता रखना चाहिए, वैसे भी उसके और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, बस इसीलिए मैंने उससे मिलने से मना कर दिया। कायरा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बात शिवानी को बहुत बुरी लगती है। दूसरी तरफ निकिता अपने गांव पहुंचकर सीधे कायरा के मायके जाती है और कमला से सारी बातें बताते हुए कहती है, कमला चाची, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। शादी के बाद वह कितनी घमंडी हो गई है। तुम चिंता मत करो निकिता, मैं उसे जरूर डांटूंगी। कमला निकिता को समझाकर वापस भेज देती है। फिर कमला शिवानी को फोन करती है, बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहन जी, लेकिन मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कायरा ने अपनी सहेली निकिता के साथ जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। शादी के बाद वो बहुत घमंडी हो गई है, हो सके तो आप उसे समझाइए। बहन जी, मैं उसे उसकी ससुराल में समझाऊंगी तो शायद उसे समझ ना आए, इसीलिए मैं आज ही उसे लेने आ रही हूँ और अपने घर लाकर समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन बहन जी, वो मायके जाने को तैयार ही नहीं होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को आ रही हूँ और उसे ले जाऊंगी। ऐसा कहकर कमला फोन रख देती है। शाम को कमला कायरा की ससुराल आती है और उससे कहती है, कायरा बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे बुला रहे हैं, तुझे उनसे मिलने चलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-3 दिनों में लौट आऊंगी। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ। कायरा अपनी माँ के साथ मायके आ जाती है। वो अपने पिताजी से मिलती है, अपने भाई से भी बातें करती है। तभी निकिता भी वहां आ जाती है। निकिता जैसे ही आगे बढ़कर कायरा को गले लगाना चाहती है तो कायरा कहती है, रुको निकिता, दूर रहो, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे कपड़े कितने महंगे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कायरा कि तू वही बचपन की दोस्त है जो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। आज मेरे गले लगाने से तेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू अमीर होकर इतनी बदल जाएगी। कायरा, तू अपनी सहेली के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जिसने तुझे बचपन में इतना सहारा दिया। शायद तुझे याद नहीं कि जब तेरे कपड़े फटे होते थे और तू कहीं जाना नहीं चाहती थी, तब निकिता ही थी जो तुझे अपने कपड़े दिया करती थी। कमला की बात सुनकर कायरा को कुछ याद आ जाता है। नहीं माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, देखो ना ये फ्रॉक फट गई है। तू चिंता मत कर कायरा, देख मैं तेरे लिए अपनी नई फ्रॉक लेकर आई हूँ, ये पहन ले। तू सब कुछ भूल गई? कैसे वो तुझे अपने हिस्से का खाना लाकर खिलाती थी, हर जगह तेरे साथ रहती थी। अमीरी के घमंड ने तुझसे तेरे संस्कार और तेरा प्रेम छीन लिया है। कहीं ऐसा ना हो बेटा कि ये घमंड तुझे सबसे दूर कर दे और तू अकेली हो जाए।
यह सुनकर कायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए अपनी सहेली से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो निकिता, मैं अपनी अमीरी के घमंड में अपनी दोस्ती भूल बैठी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कायरा निकिता को गले लगा लेती है। निकिता के साथ साथ कायरा के माता पिता और उसका भाई भी बहुत खुश हो जाते हैं। कायरा जल्दी से ही अपने ससुराल लौट आती है और अब वो फिर से पहले जैसी बन जाती है। वो अपनी सास और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और धीरे धीरे उसकी जेठानियां भी उसे देखकर बदल जाती हैं और शिवानी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।